नमस्कार, बंसल न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 9 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद मामले के बीच। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और इस एक्ट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग लोगों ने याचिका दाखिल की है। शनिवार को मथुरा के प्रख्यात भगवताचार्य देवकी नंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ अर्जी दाखिल की। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा, यह कानून लोगों को धार्मिक अधिकार से वंचित करता है, इसलिए इस कानून में बदलाव होना चाहिए या इसे खत्म किया जाना चाहिए। इस मामले में अब तक कुल 7 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इससे पहले ऐसी ही याचिकाएं अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, जितेंद्रानंद सरस्वती भी डाल चुके हैं। 12 मार्च 2021 को वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर नोटिस जारी हुआ था। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये वर्शिप एक्ट क्या है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू किया गया। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस एक्ट का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में वो लेकर आई थी। ये कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद सुर्खियों में था। यूपी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद का मामला अभी थमा नहीं और अब लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को लेकर भी विवाद गर्मा गया है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि लक्ष्मण टीला है, जिसको लेकर साल 2013 में एक याचिका लखनऊ सिविल कोर्ट में डाली गई थी। पिछले 9 सालों से लगातार इस केस में कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली 2 तारीखों में मुस्लिम पक्ष कोर्ट नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण कोर्ट ने कहा कि अगली 30 मई सोमवार को अगर मुस्लिम पक्ष से कोई अदालत में पेश नहीं होगा तो अदालत अपना फैसला सुना सकती है। पैरोकार शिशिर चतुर्वेदी के मुताबिक कई पुरानी किताबों में टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीला बताया गया है। हिंदुओं का था, वो हमको उसका मालिकाना अधिकार दिया जाए और वहाँ हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। तो शेखर निगम जी अधिवक्ता हैं इसमें और हमारे जैन साहब हैं, उनकी अगुवाई में मुकदमा चल रहा है। अब आज उस पर तारीख लगी थी, उसमें हमारी प्रेयर थी कि वहाँ पर सर्वे करा लिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में वहाँ पर एविडेंसेस हिंदुओं के जो थे मिटाए गए, तो उसको लेकर जल्द से जल्द वहाँ पर सर्वे हो जाए। मुस्लिम पक्ष ने अपने अधिवक्ता की बीमारी का बहाना लिया, तो पिछली 2 तारीखों से बहाना ले रहे हैं। तो हम लोग ने कहा कि इनको अब समय ना दिया जाए, इन पर हैवी कॉस्ट लगाई जाए। ज्ञानवापी और मथुरा के बाद अब लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को लेकर के मामला जो है कोर्ट में पहुंच चुका है। हालांकि मामला जो है 2013 में ही कोर्ट में पहुंच गया था, लेकिन अब उस पर सुनवाई धीरे धीरे हो रही थी। लेकिन अब एडीजे न्यायालय में भी जो इस मामले को जो है रिवीजन याचिका दायर की गई है और इस समय हम लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर मौजूद हैं। एक तरफ जहाँ हिंदू पक्ष ने याचिका में ये कहा है कि लक्ष्मण जी ने ये टीले वाली मस्जिद यानी कि को बनाया था, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसके बाद ये स्थान टीलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था और साथ ही साथ ये जो पूरा इलाका है ये लक्ष्मण टीला के नाम से मशहूर था। और इसी को लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका में ये मांग की है कि इसको हिंदुओं को सौंपा जाए, इस स्थान को, इस मस्जिद को, और यहाँ हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाए। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है। हालांकि इन सारे बातों के बाद, सारी कार्रवाइयों के बाद जो है यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल जो है यहाँ पर लगातार जो है पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, ड्रोन की तैनाती की गई, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। बहरहाल जो मूल वाद है, यानी जो 2013 में सिविल कोर्ट में दाखिल किया गया था, उस पर सुनवाई अब जो है 30 जुलाई को होगी। लेकिन सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट में अब जो है सोमवार को यानी कि 30 मई को इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी। उसके बाद तय होगा कि आखिर इस मामले का निस्तारण कैसे होगा। बहरहाल कुल मिलाकर ज्ञानवापी और मथुरा के बाद अब लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का मामला भी कोर्ट में पहुंच चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि सोमवार यानी 30 मई को जब सुनवाई होती है तो फिर कोर्ट से
क्या निकल कर आता है, कोर्ट इसको कैसे निस्तारित करता है, मामला कैसे समाधान की तरफ बढ़ता है। बहरहाल चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, सबके अपने अपने दावे हैं और सभी अपने अपने जो है दावे पेश कर रहे हैं कोर्ट के समक्ष वकीलों के माध्यम से। इस पर तमाम बहस भी जारी है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर 30 मई को कोर्ट की सुनवाई में क्या फैसला आता है, कोर्ट क्या कहती है इन सारे मामलों पर। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ आलोक राय, बंसल। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है। पीएम ने कहा कि 8 साल पहले यूरिया के लिए किसान लाठियां खाते थे, लेकिन हमने बंद पड़े 5 खाद कारखाने खुलवाए हैं। पीएम ने कहा कि आज आत्मनिर्भर कृषि के लिए देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं विशेष आनंद की अनुभूति करता हूं। अब यूरिया की एक बोरी की जितनी ताकत है वो एक बोतल में समाहित है। नैनो यूरिया की करीब आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। हमारे यहां ज्यादातर यूरिया खेत में जाने के बजाय काला बाजारी का शिकार हो जाता था और किसान अपनी जरूरत के लिए लाठियां खाने को मजबूर हो जाता था। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग का बीड़ा उठाया, उसको किया। इससे देश के किसानों को पर्याप्त यूरिया मिलना सुनिश्चित हुआ। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, वहां जो 5 बंद पड़े खाद के कारखाने थे, उन बंद पड़े हुए खाद के कारखानों को फिर चालू करने का काम शुरू किया। पीसी आरक्षण पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नए सवाल खड़े किए हैं, जिस पर बीजेपी ने उन्हें झूठा बताया है। ये पूरा माजरा क्या है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ओबीसी के साथ फिर धोखा, कमलनाथ का बड़ा आरोप, आरक्षण पर खड़े किए सवाल, बीजेपी का पलटवार, पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ओबीसी पर नए सिरे से सियासत गर्मा गई है। इस बार कमलनाथ ने जो आरोप लगाए हैं वो आंकड़े आधारित हैं। उनका दावा है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी को 9 से 10% ही आरक्षण दिया जा रहा है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, शिवराज जी को शर्म नहीं आती कि अपनी छाती ठोक के कह रहे हैं कि हम 35% दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं, और असली बात निकली 9 से लेके 10% तक हुआ है। कांग्रेस के आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी वर्ग को जिला पंचायत सदस्य की मात्र 11.2% सीटें, जनपद पंचायत अध्यक्ष की मात्र 9.5% सीटें, जनपद पंचायत सदस्य की मात्र 11.5% सीटें दी गई हैं और सरपंच की मात्र 12.5% सीटें हैं। यही नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग को 19 जिलों में जिला पंचायत सदस्य के 0 पद, 28 जिलों में जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए 0 पद और 10 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के लिए 0 पद दिए गए हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 24 घंटे झूठ बोलते हैं। मिस्टर बंटाधार नंबर 1 बनने तो इस मध्य प्रदेश का बंटाधार किया ही था, लेकिन दुर्भाग्य है, जो मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मिस्टर बंटाधार 2 भी कमलनाथ घोषित हो गए। झूठ बोलने पर जैसे दिग्विजय सिंह बोलते हैं, वैसे ये भी झूठ बोलने पर उतारी हो गए। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का। आरक्षण पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये पड़ताल का विषय है। लेकिन इतना जरूर है, कमलनाथ के आंकड़ों से एक नई बहस छिड़ गई है। वहीं बीजेपी का दावा है कि ओबीसी को लेकर उसका फार्मूला सबसे बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। और मध्य प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शय और मात का खेल शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा अहम चुनाव नगर निगम के होंगे, जहां दोनों ही दल अपने प्रत्याशियों को जिताने की भरसक कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार कांग्रेस भी नए प्लान के साथ आगे बढ़ने जा रही है। कांग्रेस का निगम में जीत का प्लान, विधायक सांसद पर दाव लगाने की तैयारी, अब की बार बीजेपी को हार चखाने की बारी।
मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकाय के चुनाव एक अलग रणनीति के साथ होने जा रहे हैं, जिसमें दोनों दल की नजर महापौर के उन 16 पदों पर है जहां पहले बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस आर पार की तैयारी में है, बल्कि जीत के लिए नए प्लान पर काम कर रही है, यानी महापौर पद पर सांसद विधायकों को भी मैदान में उतार सकती है। पार्टी यदि उचित समझेगी तो माननीय विधायक को या जो हमारे पार्लियामेंट में चुनाव लड़े हैं उनमें से भी किसी को दे सकते हैं। इंदौर में तो हमने संजय शुक्ला को, जो हमारे विधायक है, उनको सार्वजनिक रूप से कमलनाथ जी ने मेयर का प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वो लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी यदि जहां जैसा उचित समझेगी वैसा उम्मीदवार खड़ा करेगी। बीजेपी पहले ही अध्यादेश में परिवर्तन कर अपनी चाल चल चुकी है। महापौर के प्रत्याशी प्रत्यक्ष तौर पर और नगर पालिका नगर पंचायत के अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाएंगे। वहीं कांग्रेस के नए प्लान को लेकर बीजेपी उसे आईना भी दिखा रही है। स्वयं दिग्विजय सिंह जी भोपाल, इंदौर, जहां भी सामान्य हो वहां से लड़ जाएं। कमलनाथ जी उतर आएं, सुरेश पचौरी जी को ले आएं, अरुण यादव जी को ले आएं, जितने छत्रप हैं सभी 16 नगर निगम बांट लें और आ जाएं। जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। किसी को भी लड़ा लें, कांग्रेस के सिंबल पर ये कोई भी चुनाव जीत नहीं सकता। निकाय चुनाव ऐसे दौर में होने जा रहे हैं जब इनके साल भर बाद 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे और इसलिए कांग्रेस बीजेपी अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी है। जमीन पर जो जमेगा वही 2023 फतह करेगा। कांग्रेस ने पाया कम है, खोया ज्यादा है, लेकिन 2023 से पहले निगम चुनाव की तैयारी है। लिहाजा कांग्रेस चाहती है कि नए प्लान के साथ बराबरी कर ली जाए। पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के सामने क्या कांग्रेस का प्लान सफल हो पाएगा? भरत बुंदेला और दिलीप विश्वकर्मा के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला को प्रदेश कोर कमेटी और चुनाव प्रचार समिति दोनों में ही जगह मिली है। दोनों ही जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में क्या चुनौतियां रहेंगी, इसी पर राजेंद्र शुक्ला से खास बातचीत की बंसल न्यूज ने। दो बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। विंध्य में विकास के भागीरथ कहलाने वाले राजेंद्र शुक्ला जी को पार्टी ने दो बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय चुनाव दोनों ही होने हैं। ऐसे में आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा? नहीं, मैं पार्टी नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने चुनाव समिति में और कोर ग्रुप में मुझे जगह दी है। और जहां तक स्थानीय निकाय के चुनावों का सवाल है, चाहे वो पंचायत के हों चाहे नगरीय निकाय के हों, उसके लिए जैसा कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारी पार्टी साल भर काम करने वाली पार्टी है और हमेशा हम लोग चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। संगठन आधारित हमारी पार्टी है। बूथ लेवल तक का हमारा नेटवर्क है, जिसके आधार पर हम अपनी योजनाओं को भी नीचे तक पहुंचाने में उस नेटवर्क का यूज़ करते हैं। और जब कभी चुनाव आता है तो चुनाव भी हम उसी काडर के बेस पे लड़ने का काम करते हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, इसलिए यहाँ पर मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि विकास की अगर बात करें तो चौतरफा विकास यहाँ पर हो रहे हैं। ऐसे में लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेके आप जाएंगे? अब तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा के पास कोई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेके उतरने के लिए। देखिए, मुद्दे तो जनता के विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और ख़ास तौर से हमारे विंध्य क्षेत्र में किसी ज़माने में जातिवाद का मुद्दा या अन्य मुद्दे हावी होते थे, जो बड़ी योजना के साथ जनता के सामने प्रस्तुत किए जाते थे, जिससे विकास से दिमाग हट जाए और अन्य मुद्दों पर चुनाव हो जाए और सफल हो सकें वो लोग। लेकिन अब तो इतना विकास अपनी आँखों से हमारे रीवा और विंध्य की जनता ने अपनी आंखों से देख लिया है कि अब उसको ये समझ में आ रहा है कि विकास से हमको पीछे नहीं हटना है और ये विकास की गाड़ी तेज़ी के साथ इसी प्रकार से दौड़ती रहे, जिससे हम उस मुकाम पर पहुँचें जहाँ पर पहुँच के हमको ये गर्व हो सके कि हम भी विकसित इलाके के लोग हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज़, रीवा।
और बात केशकाल की करते हैं, जहां धनोरा गांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई घोषणाएं की हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनोरा का अपग्रेड होगा, वहां अपग्रेड उन्नयन बनाया जाएगा, 50 बिस्तर अस्पताल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा उसको। धनोरा में ITI की स्वीकृति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। साथ ही शासकीय महाविद्यालय की भी स्थापना होगी। सरकारी हाई स्कूल कोहकमा मेटा के लिए नए भवन की घोषणा हुई है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोसमी के नए भवन की घोषणा उन्होंने की। केशकाल के बड़े खौली नदी पर पुलिया का निर्माण होगा। धनोरा में केंद्रीय सहकारी बैंक की घोषणा और छोटे राजपुर में जिला सहकारी बैंक की घोषणा की। आपको बता दें कि भेंट मुलाकात का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, तो प्रशासन की योजना कहां तक पहुंची उसे भी देख रहे हैं। साथ ही गलती होने पर अधिकारियों को फटकार है, तो वहीं जो लोग परेशान हैं सीधे मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचते हैं, भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री वहां से उनके लिए घोषणाएं करते हैं। 10 बिस्तर से 50 बिस्तर करने की घोषणा करता हूं। धनोरा में ITI की स्वीकृति प्रदान करता हूं। धनोरा में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कॉलेज खोला जाएगा। आवाज जोर से आवाज खोला। शासकीय हाई स्कूल कोहका मेटा के लिए नया बिल्डिंग की भी स्वीकृति प्रदान करता हूं। बड़े राजपुर में शासकीय हाई स्कूल खंजरावन को हायर सेकेंडरी स्कूल के रूप में उन्नयन किया जाएगा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोसमी हेतु नवीन भवन बनाया जाएगा। इधर केशकाल में सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में टाटा मारी रेस्टोरेंट का लोकार्पण किया है। तो रेस्टोरेंट के सनसेट पॉइंट पर बैठकर उन्होंने चाय पी है। उनके साथ उद्योग मंत्री कवासी लखमा, राज्यसभा सांसद कुलदेवी नेताम भी मौजूद रही। सांसद दीपक बैज, विधायक संतराम नेताम भी मौजूद थे। तस्वीर केशकाल की देखिए, छत्तीसगढ़ का केशकाल, यहाँ घाटियों और हरी भरी वादियों से भरा पूरा है ये, और छत्तीसगढ़ अपनी इसी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये देखिए सनसेट पॉइंट बनाया गया है, उसके उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। रविवार को IPL 2022 सीजन का फाइनल मैच खेला जाएगा और इस मैच में हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के सामने IPL सीजन 1 की विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स होगी। गुजरात टाइटंस इस सीजन फाइनल में पहुंचने वाली है, पहली टीम बनी, जहां क्वालिफायर 1 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंची। तो वहीं क्वालिफायर 2 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराकर राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। राजस्थान की इस जीत के हीरो जोस बटलर रहे। बटलर ने 60 बॉल पर 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से 106 रनों की पारी, शानदार पारी कह सकते हैं इसे, वो उन्होंने खेली है। और इसके बाद जोस बटलर को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। आपको बता दें कि IPL के 15वें सीजन का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।